नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम जो कक्षा 9 है, कक्षा 9वीं है, 9th क्लास की जो पाठ्यपुस्तक है समकालीन भारत ज्योग्राफी की, उसका चैप्टर फर्स्ट भारत आकार और स्थिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो पढ़ चुके हैं और उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इससे जो पहले की वीडियो है उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स में देख सकते हैं और आपको लिंक भी मिल जाएगा, या आप ऊपर जो है इस तरफ प्ले कार्ड जो ओपन हो रहा होगा अभी आप इस पे भी देख सकते हैं, तो आपको वीडियो मिल जाएगी और आप वो फर्स्ट वीडियो देख पाएंगे। लेकिन वीडियो को हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा ज़रूर आपको बताएंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम बिल्कुल नए सिरे से चालू कर रहे हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत, आप सबको पता है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और इस वीडियो में ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं बच्चे, इवन यूपीएससी के एग्ज़ाम तक में भी, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इस चैप्टर से देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत बड़े बड़े संस्था भी इसी चैप्टर से, एनसीईआरटी सीबीएसई के चैप्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, मतलब सबसे ज़्यादा प्राचीन है भारत। उनकी संस्कृति बहुत प्राचीन है, आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और अब मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं कि वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना, तभी ये सारा चैप्टर आपको समझ में आएगा। और पिछले 5 दशक, मतलब एक दशक में 10 साल होते हैं, तो 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, भारत की स्थिति, भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता है कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा बीचों बीच से पृथ्वी को भाग करती है। तो ऊपर का हिस्सा उत्तरी भाग है और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत है और इसका मुख्य जो भाग है वो 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर अक्षांश से तथा 68 डिग्री मतलब 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्व से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा भारत को बराबर भागों में, बराबर पूरा नहीं बोल सकते बट ऑलमोस्ट बराबर भागों में 23.5 डिग्री 30 सेकंड उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाली खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। अर्थात भारत के कुछ द्वीप समूह भी है जो भारत के अंदर आते हैं। सिर्फ ये नहीं कि भारत का जो मेन लैंड है वो मेन लैंड ही जो है वो आप ये देखेंगे कि भाई मेन लैंड ही भारत के पास है। नहीं, भारत के साथ साथ में भारत के पास में कुछ द्वीप समूह भी है, लक्षद्वीप समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे ये अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। थोड़े दिन पहले न्यूज़ में भी आया हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ चर्चा में थी कि भारत का जो मालदीव है वो लक्षद्वीप समूह हो सकता है। मतलब वो जो भारतीय लोग मालदीव जाते हैं टूरिज़्म के लिए, वो मालदीव ना जाके भारत के अंदर रहें, ताकि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, भारत का टूरिज़्म भारत में ही रहे और जो पैसे हम बाहर खर्च करते हैं वो बाहर ना खर्च करते हुए हम भारत के अंदर ही करें, जिससे भारत में रोज़गार बढ़े। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करिए। आप ये अपनी एटलस बुक में ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है उसे इंदिरा बिंदु कहा जाता है, मतलब इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, और जो कि 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। आकार की बात करें भारत के, तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,80,000 वर्ग किलोमीटर। अब बोलेंगे 32.8 लाख लिखा है यहाँ पे, लेकिन सर तो 32,80,000 क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 22.8 है। ठीक है, तो 22 जो है वो 32 लाख है और 8 जो है वो 80,000 है। इसमें अगर 2 और जोड़ देंगे तो 33 लाख हो जाएगा। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत का क्षेत्रफल कौन सा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए और आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। आप इस
जो ये सामने आपको मैप दिख रहा है, इस मैप के माध्यम से आप जानकारी भी एकत्रित कर सकते हैं। ये आपके सामने पूरा मैप है, ठीक है। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपने, और बहुत आसानी से आप बता भी पाएंगे। भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत मतलब पूरे विश्व का भारत जो है 2.4% जो है वो भारत के पास है ज़मीन में, लैंड में। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अभी ये जो चित्र है ये अभी आपको दिखाएंगे हम। स्थल की भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीपों के लक्षद्वीप समूह के साथ में 7,516.6 किलोमीटर है। मतलब इतनी जो है ये हमारी बॉर्डर है। ज़मीन की बॉर्डर 15,200 किलोमीटर है, और जो समुद्री जो तट रेखा है मतलब वह बॉर्डर जो कि समुद्र से जुड़ी हुई है। अब ये समझ लीजिए कि ये भारत है, ठीक है, ये सारा समुद्र है, ठीक है। ये मैं नीचे का हिस्सा बता रहा हूँ भारत की, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो अब मैंने आपको चित्र बना के दिखाया था, ठीक है, और यहाँ पे गुजरात समझ लीजिए इस प्रकार से, और ये ऊपर राजस्थान वगैरह आ गया, यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। ये भारत की जो सीमा है, ये जितनी भी सीमा है जो समुद्र से लगती है, ये समुद्री तटीय रेखा है। और ये बताया गया कि ये 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसका दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। मैं ये रिवीजन आपको बता रहा हूँ तो आपको इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। इसकी प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, बट आप लोग आपके लिए ताकि थोड़ी सहूलियत हो तो आप थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं वीडियो, अगर थोड़ी फास्ट लग रही है तो। और अगर स्लो लग रही है वीडियो तो ऑलरेडी तो आप फास्ट करके देख सकते हैं। कैप्शन में स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है, तो आपको हेल्प मिलेगी। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वी के शेप में भारत का आकार भी मैंने बताया किस प्रकार से, इस प्रकार से नीचे जो है वह दक्षिण के हिस्से में जाके वो संकरा होता चला जाता है, ठीक है। चित्र एक इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अर्थात अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 22 डिग्री 30 सेकंड पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम उत्तर रेखा माना गया, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। 22 डिग्री 30 सेकंड पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामांतर क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों? ये प्रश्न है, तो आपको प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे, वरना आपको पता लिखित रूप से प्रश्न के उत्तर हम लोग लेके आते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। भारत तथा विश्व की बात आ गई यहाँ पे। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में मध्य में स्थित है। मतलब भारत का जो भूखंड है, मतलब भारत का जो लैंड है जहाँ आप रहते हैं, ये एशिया महाद्वीप के पूर्व मतलब और पश्चिम में के मध्य में स्थित है। पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अर्थात जो भी आपने पूरा एशिया देखा,
उसका जो दक्षिणी विस्तार है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भारत है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्व एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। कौन सा महासागर है ये, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गया। अब ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा है ना, ये स्वेज नहर है। यहाँ पे क्या था कि ये ज़मीन जुड़ी हुई है, यूरोप और एशिया का जो हिस्सा है ना, ये जुड़ा हुआ है। तो क्या होता था कि जो इतना पास यहाँ से ना मुंबई से समुद्र से चलती था जहाज़, और ये इस प्रकार से घूमता हुआ जाके यहाँ पे जिब्राल्टर की जल संधि है, फिर जाके यूरोप के अंदर घुसता था, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जब से स्वेज नहर बनी है यहाँ पे लाल सागर में, तो अब हम यहाँ से जाने की वजह सीधे यहाँ से अंदर घुस जाते हैं और यूरोप में पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब हमें 7000 किलोमीटर कम रास्ता पड़ता है। और सिर्फ हमें नहीं पड़ता, अन्य जैसे ये चीन है, चीन भी जब आता है, चीन भी अपना आता है तो अपना घूमते घामते आता है और यहाँ से अंदर घुस जाता है, ठीक है, मलक्का जल संधि से, और फिर यहाँ से आके और सीधे यहीं से ऐसे निकल के सीधे चले जाता है। तो इसको भी आसान पड़ता, वरना इसको भी ऐसे घूम के जाना पड़ता पूरा यूरोप का चक्कर लगाने के लिए। तो कितने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र जो है स्वेज नहर के माध्यम से बचा है। और मैं आपको बता दूं कि इसका काफ़ी भारी अमाउंट भी है। जो जहाज़ यहाँ से जाते हैं उन लोगों को एक फ़ीस भी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से देखिए कि स्वेज नहर मिस्र के अंदर आती है। मिस्र राष्ट्र, मतलब जो इजिप्ट है, इंग्लिश में इजिप्ट बोलेंगे, हिंदी में मिस्र बोलते हैं हम लोग, जिससे नील नदी होकर निकलती है, आपको पता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गीज़ा की जो पिरामिड्स हैं वो भी इसमें मिलती हैं, बहुत महत्वपूर्ण एक जगह है। तो अब वो उसको भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, उस देश को बहुत फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नहर से टैक्स लेते हैं, टोल टैक्स लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, रूस प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब आप ये देखिए कि कितना यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है रूस के पास लैंड है, रूस के पास, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लैंड है वो रूस के पास है, फिर कनाडा के पास है, उसके बाद में 170 लाख वर्ग किलोमीटर की जो जगह है वो सिर्फ और सिर्फ रूस के पास है। फिर कनाडा के पास है 90.98 लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसी सेंट्रल अमेरिका के पास, मतलब कनाडा और अमेरिका में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा ही फ़र्क है। लगता भी है कि अमेरिका बहुत बड़ा, बट कनाडा ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद में चीन के पास है, रूस, कनाडा, सेंट्रल अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चीन और ब्राज़ील में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते, बहुत फ़र्क है, सिर्फ बहुत फ़र्क है, ठीक है। ये क्योंकि आप ये देखिए कि एक 10 लाख के साथ में गुणा करना, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया लिखा है यहाँ पे 70 लाख वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है, और यहाँ पे जो ब्राज़ील लिखा है 80 लाख वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है, और जो भारत यहाँ पे लिखा है ये 32 लाख वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है। भारत इसी के साथ में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015 के अनुसार। और देखिए यहाँ पे वही चीज़ आ गई जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पूर्व से पश्चिम भारत की जो दूरी है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण 32,014 किलोमीटर है। याद रखिएगा कि भारत की लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है। 32.30 डिग्री जो है ये हमारा मानक में उत्तर है, क्योंकि भारत इतना विस्तार है कि अगर उसके अलग अलग टाइम जोन करने पड़ते हैं, बट इन्होंने भारत ने थोड़ा सा बहुत समझदारी से काम लेते हुए टाइम जोन जो है वो एक ही रखा और आगे बढ़ते चले गए, ठीक है।
थोड़ा सा चैप्टर तो हम इसे ख़त्म जरूर करेंगे, चैप्टर को टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर था। मतलब जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले जैसे आपको बताया था कि समुद्र की बजाय हम लोग ज़मीन से जा जाते थे। श्वेत नहर जैसे नहर बनने के बाद में हमारा जो समुद्र का जो रास्ता है वो और खुल गया और आसानी हो गई। कितने दिन बच के हमारे 15 से 20 दिन बच गए और पैसा बचा, फ्यूल बचा, तो बहुत काम का ये हुआ। युगों पुराना परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। मतलब समुद्र को पता नहीं था कि कहाँ से ये लेके आना है। इन मार्गों में से प्राचीन समय के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा भी है, जो कि हिस्ट्री की चैप्टर है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार की अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी कला, स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश की बात होगी। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चित्र 1.5 में देखिए, ये चित्र 1.5 है, आपको पता है और आप ये देख भी सकते हैं। इसमें तेलंगाना भी है, हैदराबाद भी है। देखिए बाकी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ये यूटीज़ हैं, तो आपको ये भी याद रखना। दीव, दमन आप भी यूटी के अंदर ही आते हैं, आपको पता है, और बाकी लोगों को भी ये याद रखना है। न्यू मोरद्वीप भारत का हिस्सा है। मैंने अभी आपको बताया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के वर्तमान समय में। ज्ञात कीजिए पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है पूर्वी तट और पश्चिमी तटों पर कितने केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे आपको पता है पौंडीचेरी है, इधर जाएंगे तो आपको माहिम मिलेगा, आपको दमन द्वीप मिलेंगे, लेकिन ये आपको खुद भी देखना है और बताना है, ठीक है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी जो है वह क्या है, एक यूटी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये तो आपको पता है। जो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वह क्या है, वह है आपके सामने। आप सोचेंगे उत्तर प्रदेश, पर उत्तर प्रदेश नहीं है। भारत का जो सबसे बड़ा जो राज्य है वह राजस्थान है, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और सबसे छोटा राज्य है वह है गोवा। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श ना करने वाले ऐसे राज्यों की भी आपको लिस्ट बतानी है। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणतः राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इसी तरह अन्य शीर्ष वर्ग भी बनाइए जिनकी चीन से सीमा मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा आपको ये आपके टास्क है। आपको बताना है कि बांग्लादेश में किस किस भारत के राज्य की सीमा मिलती है। बहुत आपको मज़ा आएगा। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भी लगती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि मंदार की जल खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। यहाँ पे क्या आप जानते हैं, स्कूल भुवन एनसीईआरटी एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण तथा सतत विकास में भूमिका के बारे में
छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। भुवन ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें थी यहाँ पे, थोड़ी सी ये भी पढ़ लेते हैं कि सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता मतलब पिता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्त किया जाता था। यहाँ पे चैप्टर जो है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म हो गया है। मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत जल्दी आने वाले हैं। साथ ही साथ में मैं आपको ये बताऊँगा कि सहजयोग के माध्यम से जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वीडियो, इसमें जो स्क्रीन पे जो ये फोटोग्राफ दिख रही है सहजयोग.org पे आप जरूर जाइएगा। इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके माध्यम से आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आपको मेमोरी पावर जो है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको मेमोरी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप करेंगे, साथ ही साथ में आप वीडियो के माध्यम से जो इस सामने से जो वीडियो आपको दिख रही है, छोटी सी जो स्क्रीन पे दिख रही है, इसको आप ज़रूर आप तक पहुंचना है। ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स मिल जाएंगे और नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मिलेंगे। ज़रूर देखिएगा। सहज योग के माध्यम से अपने जीवन का उत्थान कीजिए। आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत समझदार इंसान बन जाएंगे, जिससे आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आंसर वीडियो के साथ में आएंगे इस चैप्टर के, तो आपको हिलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर अपना लाइक, लव, अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, और कोई कमी है तो उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। वीडियो को आप आगे पहुँचाइए दोस्तों तक जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ताकि उनकी सहायता हो सके। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुड नाइट।